हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल आप बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। मैं हूँ साक्षी, आपकी जीएस की मेंटर, और मैंने स्टार्ट की है द हिंदू की ये सीरीज़। तो अप्रैल 24 के इस डिस्कशन को हम सुनते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आज की न्यूज़पेपर में आया है। तो पहली जो न्यूज़ आई है वो है लॉकडाउन इंश्योर्ड ग्रोथ ऑफ द केसेस रिमेन्ड लीनियर सेज गवर्नमेंट। मतलब ये हुआ कि जो लॉकडाउन हुआ है, जो इस दौरान जो लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ है, केसेस बहुत ही लीनियर तरीके से बढ़ रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि बढ़ नहीं रहे हैं, पर बढ़ रहे हैं तो लीनियर तरीके से बढ़ रहे हैं। लीनियर मीन्स बहुत ही स्लो डेवलपमेंट के साथ बढ़ रहे हैं। चलिए इस चीज़ को थोड़े एक्स्ट्रा और थोड़े बेटर तरीके से समझ लेते हैं कि कैसे। देखिए आप यहाँ पे आप एक ग्राफ को देख सकते होंगे। ये है हमारा यूएसए और ये है हमारा इंडिया। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि हमारा इंडिया यहाँ पे है। तो आप देखो यूएस में केसेस बढ़ रहे हैं तो किस रेट से बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं वो किस रेट से बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर है तो हमारा ये कर्व ऐसे फ्लैटन होता चला जा रहा है। हमारा कर्व, इनका कर्व क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मीन्स क्या, इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारा कर्व फ्लैटन हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी और खुशखबरी वाली बात है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The graph shows the 7-day rolling average of the new COVID-19 cases recorded since 5,000 case in each country. India's curve is showing the signs of flattening. तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। लेकिन हाँ, यहाँ एक दिक्कत और भी है कि यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। हो सकता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टिंग रेट फैसिलिटीज इतनी प्रॉपर नहीं है। हो सकता है कितने केसेस हमारे यहाँ रजिस्टर हो ही ना पा रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये एक तरीके से प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि अगर जो भी केसेस हमारे यहाँ मिल रहे हैं, हमारी जो ग्रोथ है जो केसेस की, वो उसकी कंपैरिजन में वो हमारी लीनियर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल कह रहा है क्लॉज अलाउइंग एफआईआर अगेंस्ट द फर्म्स फॉर कोविड-19 केसेस गोज। तो गोज इज द बिगेस्ट टर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लॉज था कि जो भी कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या कमर्शियल फर्म्स जो होगी, उनमें से अगर किसी भी उनका कोई भी अगर एक भी एम्प्लॉय कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट हो गया तो उन फर्म्स पे एफआईआर लॉन्च कर दी जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत सारा एप्रीहेंशन, बहुत सारा डाउट, बहुत सारा एंजाइटी, हैरेसमेंट, बहुत लोग परेशान हो रहे थे फॉर्म्स को लेकर के। वो कहीं हमारे यहाँ से एम्प्लॉय ना निकल जाए। एसेंशियल आइटम्स के तो लोग रहेंगे ही भाई, वहाँ पे तो फॉर्म्स चलाएंगे। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद देखो एफआईआर फाइल कर दी जाएगी अगर उस कंपनी और उस मैनेजमेंट के खिलाफ अगर कोई एम्प्लॉय टेस्ट हो जाता है पॉजिटिव कोविड-19 का। तो ये जो क्लॉज है ये हटा दिया गया, रिमूव्ड, ठीक है, क्योंकि ये हैरेस कर रहा था किसको, कमर्शियल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, ठीक है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छा साइन है, वेरी प्लस पॉइंट, ठीक है, बहुत ही अच्छा साइन है। तो अभी बताया जा रहा है कि जो यही जो फर्म्स है इनको कोई नई लाइसेंस नहीं लेनी पड़ेगी। जहां अब क्योंकि लॉकडाउन हटेगा तो फिर से फर्म्स जो हैं अपना काम शुरू करेंगे, रिज्यूम्शंस होंगे। तो इसके लिए कोई फ्रेश लाइसेंसिंग या स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। फाइन। ये देखिए बड़ी अजीब सी कहानी यहाँ पे आई है। ये एक डॉक्टर है, ठीक है, ये एक डॉक्टर है जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करते करते खुद कोरोना पेशेंट बन गए हैं। और ये जो है खबर आई है रायबरेली की, रायबरेली यूपी उत्तर प्रदेश में है। और ये खबर आई है कि डॉक्टर्स ये जो डॉक्टर्स है जो लोगों का ट्रीटमेंट करते करते खुद बीमार हो गए हैं, इनको जो एक्टिव क्वारंटाइन में रखा गया है। ध्यान से देखिएगा शब्द, अगर आपने पढ़ा है तो ये जो है उनको एक्टिव क्वारंटाइन में रखा गया और उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की दिक्कतों का, ये कई सारे वीडियोस बनाए गए हैं। कैसे कि उनको प्रॉपर जो है एक स्कूल का एक कमरा मिल जाता है, उसमें 4 बेड लगाए हुए हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, खाने की जो सुविधा है वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, ऑयली पूरीज एंड सब्जीज किसी तरह सील करके दे दिया, खाने की भी सुविधा ठीक से नहीं है, प्रॉपर पैकिंग नहीं है, टॉयलेट्स की सुविधा इतनी ख़राब है कि एक ही टॉयलेट है वो भी डर्टी है, चोक्ड है, ब्लॉक्ड है, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के रात बिरात पंखा चलना बंद हो जाता है। तो कितनी दिक्कतों का सामना डॉक्टर्स को करना पड़ा है। जैसे ही सीएमओ के पास चीफ मेडिकल ऑफिसर एसके शर्मा को ये वीडियो सेंड किए जाते हैं और ये
फिर इन सभी डॉक्टर्स को जो है वापस से गेस्ट हाउस में शिफ्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे देश में। जो लोग मरीजों को बचा रहे हैं, जो लोगों को बीमारियों से बचा रहे हैं, उनका खुद को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी शर्मनाक स्थिति है। चलिए दुखी मन से आगे बढ़ते हैं। रैपिड फेलियर्स, ये जो आप देखोगे क्या बोलते हैं, जब आप एडिटोरियल पेज पे आएंगे तो आप देखेंगे एक चीज़, एक टॉपिक देखेंगे, रैपिड फेलियर्स। आप देखो ये जो टॉपिक है, बेसिकली ये जो एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया है रैपिड फेलियर, इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट एरर रेट फॉर द कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट किट अंडरस्कोर द नीड फॉर द कॉशन। क्या है इसमें, जो कोविड-19 के लिए की टेस्ट करने के लिए जो किट्स आई थी, कहाँ से आई थी, चाइना से। अगर आपको पता होगा तो चाइना से जो किट्स आई थी एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए, इसमें क्या होता है कि देखो दो तरीके की टेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है। जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो बीमारी है उसको टेस्ट करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है, उसके दो तरीके हैं, 2 ways, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप देखो एक तरीका तो हमारे पास, एक तरीका तो ये है कि हम जैसे एक तरीका हमारे पास ये है कि हम उसको PCR फॉर्मेट में टेस्ट करेंगे, RT-PCR के फॉर्म में। और दूसरा तरीका ये है कि हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करेंगे। इसके बारे में अभी बात करूंगी आपसे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि इस तरह के वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना हो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कहाँ लिखे हुए हैं। ये देखो RT-PCR दिख रहा है आपको। ये RT-PCR क्या होता है, रिवर्स, क्या होता है ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बताइए। ओके फाइन, पॉलीमरेज चेन रिसर्च, चेन टेस्टिंग है ये, ठीक है। बेसिकली दो तरीके के टेस्ट होते हैं कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए। एक तो आपके जो थ्रोट में जो कफ होता है उसको वो नेजल स्वैब कहलाता है, वो उसको लेकर के टेस्ट किया जाता है, वो ये टेस्टिंग होती है RT-PCR टेस्टिंग। और एक होता है आपकी ब्लड की टेस्टिंग, ब्लड सैंपल्स की टेस्टिंग ली जाती है, वो होता है एंटीबॉडी टेस्टिंग। तो बेसिकली क्या होता है, आप देखो अगर आप कोरोना पेशेंट हो तो आपकी बॉडी में क्या होगा, उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगे। तो एंटीबॉडीज जब जनरेट हो जाते हैं तो जब हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं तो ब्लड सैंपल्स जो होते हैं वो हमको दिखा देते हैं कि आपकी बॉडी में जो है इस बीमारी के खिलाफ इस तरह की एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी हैं। तो वो जो होता है एंटीबॉडी टेस्टिंग कहलाता है, ठीक है दोस्तों, वो एंटीबॉडी टेस्टिंग कहलाता है। यही वो किट्स है जो हमने चाइना से खरीदी है, और यही वो किट है जो कि बिल्कुल बेकार निकल गई हैं। ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। लेकिन हमको ये बताया कि लेबोरेटरी में होने वाले RT-PCR जो टेस्ट है, इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि ये किस तरह का टर्म है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसका नाम, इसका पूरा जो नाम है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, और दो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको वीडियो में बनाऊंगी तब आप समझोगे। तो इसमें क्या होता है, आपके नेजल स्वैब से ये चीज़ें ली जाती हैं, आपके कफ या इस तरह की चीज़ों की जगह से ये जो सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं, और उसके बाद इन्हें लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। जब ये लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं तब ये बहुत ही फुल प्रूफ होते हैं कि हाँ आपको ये बीमारी है। ये ज़्यादा रिलायबल सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से रैपिड फेलियर हो रहा है, जो चाइना से किट्स आई हुई है। और ICMR ने, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी स्टेट्स को एडवाइस किया है कि बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नॉर्मली ना किया जाए, सिर्फ सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो, कि हाँ आपने एज अ सैम्पलिंग इसको इस्तेमाल करके ये देख लिया कि हाँ ठीक है इस एरिया में इतने केसेस नहीं है, तो इसका इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है। तो बेसिकली अब हमारे पास और भी परेशानियां बढ़ गई हैं। तो ये एक तरीके से आप कह लो कि रैपिड फेलियर्स हैं। और ये भी आप कह सकते हो, कहने के लिए तो हमारे कर्व फ्लैटन हो रहे हैं, सही मायने में हमें शायद पता भी नहीं है कि हमारे केसेस कितने, क्योंकि हम इन एंटीबॉडी टेस्ट को कर रहे थे वो असल में टेस्ट ही नहीं दे रही थी, जो पॉजिटिव थे वो भी नेगेटिव इस टेस्ट के थ्रू निकल रहे हैं। तो ये काफ़ी दुखद बात है। और चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगेन देखिए आप यहाँ पे जो अगला आर्टिकल आया है वो है प्रोटेक्शन फॉर द प्रोटेक्टर्स। हु आर द प्रोटेक्टर्स? प्रोटेक्टर कौन होते हैं हमारे इस वक्त? कौन है प्रोटेक्टर्स? कौन हमें कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? डॉक्टर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि कैसे हम
डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये बात कही गई है प्रोटेक्शन फॉर द प्रोटेक्टर्स, तो प्रोटेक्शन किसको मिलनी चाहिए? प्रोटेक्टर्स को यानी कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हो कि कितने केसेस निकल के आ रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, और जब वो डॉक्टर्स सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर कितने सारे तरीके के अटैक्स होते हैं, लोग उनके साथ कितनी बदसलूकी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो एक मुरादाबाद में केस आया है, चेन्नई में भी एक केस आया है कि जब एक डॉक्टर थे, न्यूरोसर्जन थे, वो कोविड-19 से मरे, उन्होंने काफ़ी लोगों की देख रेख भी की, काफ़ी लोगों को बचाया भी। उसके बाद उनकी जो बरियल सेरेमनी थी वो भी ठीक से नहीं होने दी चेन्नई में। तो ये काफ़ी दुखद बात है। तो यूनियन कैबिनेट में ने क्या किया है, अब एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों, 1897 का। इसमें क्या किया है कि अगर आपने डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस किया तो आपको ये आप एक तरीके से आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के कैटेगरी में करा दिया जाएगा, और ये आपको 7 साल की 7 इयर्स की सज़ा दिला सकता है। तो ये काफ़ी, जो एक तरीके से लोग इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ डर के मारे, इस तरह से हेल्थ वर्कर्स पे जो अटैक करते हैं लोग, इसको अटैक करने पर जो है उनके पर इस तरीके का जुर्माना लग सकता है, 7 साल की सज़ा हो सकती है, और ये एक तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा गुड स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है हेल्थ वर्कर्स को सेव करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। इसमें क्या बताया कि कोविड-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया। अब देखो, पैराडॉक्स का मतलब होता है दुविधा। अब ये पैराडॉक्स क्या होता है, क्या है साउथ एशिया में, अब ये देखते हैं। तो पैराडॉक्स साउथ एशियन रीजन में वो ये है कि हमारे इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में, बहुत ही कम से कम इन्फेक्शन है और डेथ बहुत कम है इन कंपेयर टू एडवांस अमेरिकन एंड यूरोपियन नेशंस। ये बेसिकली जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो अप्रैल 20 के उससे कंपैरिजन करेंगे, हम बेसिस पे करेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस आए हैं यूएस में वो है 7 लाख से ज़्यादा। इस समय ज़्यादा है, ये हम अप्रैल 20 के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इससे हम उस डेटा को ले रहे हैं। और डेथ वहाँ पे कम से कम 34,000 से ज़्यादा की डेथ है। लेकिन इंडिया में 17,000 इन्फेक्शन, जब 17,000, अब तो 21,000 है, लेकिन तब 17,000 इन्फेक्शन थे और डेथ से 543 थी। सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी कंपैरिजन में तो सिर्फ ही है। साउथ एशिया में वर्ल्ड की 23.4% पॉपुलेशन रहती है, जिसमें से 1.25% जो है इन्फेक्टेड है और 0.5% जो है उनकी डेथ हो चुकी है। जबकि यही चीज़ आप अमेरिका में देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मात्रा में लोगों को आप इन्फेक्टेड देखोगे, बहुत ज़्यादा लोगों को आप उनकी डेथ बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से देखोगे कि ग्लोबली 1 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है इस बीमारी से। तो आप देखो कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन साउथ एशिया विद पॉवर्टी लेवल्स, पहली चीज़। दूसरी, हाई न्यूट्रिशनल लेवल्स लो है, यहाँ पे लोगों के पास, लोग गरीब हैं, न्यूट्रिशन उनके पास नहीं है। जो अर्बन पीपल रह रहे हैं स्लम्स में, वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल है इस वायरस के लिए, कि मतलब भाई इतनी कम जगह में रह रहे हैं तो वायरस का ट्रांसमिशन ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। और इसके अलावा आप देखो कि हमारे यहाँ की जो पब्लिक हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है वो भी वर्ल्ड के मुताबिक में बहुत ही कम, खराब है। तो लेकिन क्या है कि पॉसिबली साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है। सवाल ये उठता है कि वाई, ऐसा क्यों है। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हैं अपने देशों का और इन कंपैरिजन टू एडवांस कंट्रीज, या क्या रीज़न हो सकता है इस डेटा का। तो ये ऐसा पैराडॉक्स निकल के क्यों आया है, ऐसी दुविधा क्यों आई है। तो सवाल उठता है वाई। तो इसका जवाब ये है कि हो सकता है पॉसिबली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनको अभी भी अर्ली स्टेजेस में होंगी ट्रांसमिशन के। हमारे यहाँ ट्रांसमिशन अभी इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा होगा, तभी हो सकता है, इसीलिए हमारे यहाँ भी केसेस नहीं आए हैं कोविड-19 के। तो अब देखो कि ये चीज़ हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे पास हमने प्रॉपरली टेस्ट भी ना किया हो। उनके यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ हो सकता है कि टेस्टिंग जो है वो हमारी कैपेसिटी है हमारे पास टेस्टिंग किट्स की, और हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हो सकता है हम कम टेस्ट कर पा रहे हो, इसलिए हमारे पास पॉपुलेशन कम रजिस्टर हो रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि हमारे यहाँ क्राइम्स कम रजिस्टर हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ क्राइम कम हो रहे हैं। ऑल गुड नाउ।
इसके अलावा एक चीज़ और अच्छी है कि जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया है वो बड़ा ही अच्छी तरीके से किया गया है, जबकि इन कंपैरिजन टू यूएस आप देखो कि वहाँ पे लॉकडाउन ही इम्पोज नहीं कर रहे थे मिस्टर ट्रम्प। तो आप देखो कि हमारे यहाँ जो है लोगों की जान की कितनी कीमत है हमारे गवर्नमेंट को, और वो हमें हमारे यहाँ लॉकडाउन इम्पोज करके हमारी गवर्नमेंट ने एक डिफरेंस बनाया है, तो जिसकी वजह से चेन ऑफ जो ट्रांसमिशन है फिजिकल डिस्टेंसिंग के थ्रू वो हमारा कम हो गया और हमारा कर्व जो है वो फ्लैटन हो रहा है। एक और बात जो ऑथर इस आर्टिकल में कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि साउथ एशिया में कम केसेस निकल के आ रहे हैं। हो सकता है एक कारण उसका ये हो कि बीसीजी वैक्सीन जो टीबी के अगेंस्ट हमारे देश में ली जाती है, और साउथ एशियन कंट्रीज में एक तरीके की टीबी के खिलाफ, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ जो एक खांसी या 3 महीने तक कहते हैं ना, सूखी खांसी अगर 3 महीने तक आती रहे आपको, तो आप अपने उनको जांच कराइए आप। तो बीसीजी वैक्सीन जो दी जाती है, तो ये क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा बीसीजी वैक्सीन एक टाइप ऑफ एक होने के कारण जो है लोग इस तरीके से जो है इस बीमारी से वो लड़ पा रहे हैं। जो ये कोविड-19 बीमारी है तो उसके प्रति एक इम्यून सिस्टम उनके अंदर डेवलप है, तो एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबल रीज़न आप देखोगे कि इस समय पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की एक दवाई है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। इंडिया ने यूएस को और स्पेन वगैरह क्या बोलते हैं ब्राज़ील को भी हमने ये दवाई एक्सपोर्ट करी है, एक्सपोर्ट किया हमने उनको दी है। तो बेसिकली तो ये जो दवाई है वो बेसिकली मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, तो इस दवाई की होड़ मची हुई है, मारामारी मची हुई है फॉरेन कंट्रीज में। तो अब देखो कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग मलेरिया से भी लड़ चुके हैं। मलेरिया भी हमारे देश में काफ़ी लोगों को हो चुका है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, तो मतलब आए दिन लोगों को होता ही रहता है जब ऐसा मौसम आता है। तो क्योंकि इन बीमारियों की वजह से हम लोगों के शरीर में, शायद साउथ एशियन कंट्रीज के शरीर में, लोगों के शरीर में एक काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, एक सॉर्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, एक रेजिस्टेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड है। इस वजह से भी लोग यहाँ पे इतनी जल्दी सस्पेक्टेबल नहीं हो रहे हैं इस वायरस के लिए। इसलिए हो सकता है कि ऑथर कह रहे हैं कि हो सकता है एक ही रीज़न ये हो कि हमारे यहाँ केसेस कम है, इन्फेक्शन कम है और डेथ कम है। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं द ऑथर की लाइफ तो सेव हो रही है लेकिन लाइवलीहुड सेव नहीं हो रही। लाइफ का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, लाइवलीहुड का मतलब होता है जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट जो इतनी बढ़ गई है इस दौरान, क्योंकि हम जानते हैं साउथ एशियन कंट्रीज कितनी ही पुअर कंट्रीज हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, सबकी मतलब जॉब जा चुकी है, किसी के पास आमदनी नहीं है, स्कैर्सिटी है, लोग कितनी किल्लत में वो है और खाने को नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कशन करते हुए ऑथर कहते हैं कि अब हमको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें लोगों की ज़िंदगियाँ भी बचानी है, तेज़ तरीके से हमें लॉकडाउन भी खोलने पड़ेंगे, लोगों को इकोनॉमी भी लोगों की वापस से सेटअप करनी पड़ेगी, और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारे एक बैलेंस बन सके बीमारी को हैंडल करने में और इकोनॉमी को चलाते रहने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी टुडेज डिस्कशन। मुझे लगता है कि आपको ये आर्टिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस हिंदू पेपर के लिए, तो आपको ये सब समझ में आए होंगे। आपको होप यू एंजॉय। तो उम्मीद करती हूँ आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे हम इसी तरह से। कल हम फिर से मिलते हैं द हिंदू डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।